उच्च स्तर का होता है। इस तरह से आप इनको लिखें। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 3 बुद्धि संबंधी अंतर। जो मैंने यहां समझा दिया वैसे आपको और देख लें। नंबर 3 क्या है? बुद्धि संबंधी अंतर, है ना। इसको मैं आपको समझाया था कि टर्मन ने तो कई प्रकार के बालक बताए बौद्धिक स्तर पर, जैसे प्रतिभाशाली, है ना, बहुत अच्छा, सामान्य, पिछड़ा, पिछड़े के बाद आ जाता है फिर मंद बुद्धि, और नीचे आ जाता है जैसे इडियट, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, बाकी फिर इम्बेसाइल आता है, लास्ट में इडियट आता है, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो ये सब क्या है? बालकों की आईक्यू के आधार पर श्रेणियां विभाजन की गई हैं टर्मन के द्वारा, है ना। इसका मतलब उनका बुद्धि स्तर ये है। अब क्या नाम दिए मैंने अभी? जैसे प्रतिभाशाली, है ना, अति श्रेष्ठ, सामान्य, है ना, पिछड़ा आते नहीं, फिर मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, निम्नतम जड़ बुद्धि होता है। खैर, अब ये किस आधार पर है? आईक्यू के आधार पर वर्गीकरण है। अब जिसकी आईक्यू उच्च स्तरीय है, 130 से ऊपर हो प्रतिभाशाली, और जिसकी आईक्यू निम्नतम है, मतलब 0 से 24-25 है, वो जड़ बुद्धि। तो अब देखो, जिनकी आईक्यू इतनी ज्यादा है, इतनी कम, मतलब इतना अंतर है, जैसे इसकी तो हो गई 140 और इसकी रही मात्र 20, तो कितना अंतर आ गया। तो आईक्यू स्तर इतना अंतर है, तो उनका सीखने का स्तर और उनका संज्ञानात्मक विकास का स्तर भी इतना ही ऊपर और नीचे हो। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट ये कह रहा है कि बालक का बुद्धि स्तर भी बालक के संज्ञानात्मक विकास और सीखने के स्तर को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला, ज्ञानेंद्रिय। अगला नंबर 4। ये सारे को व्यक्तिगत अंतर बता रहा हूं मैं आपको, जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे अगला नंबर 4, ज्ञानेंद्रिय, सेंसेज, ज्ञानेंद्रिय। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन सी होती है 5 ज्ञानेंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां मानी जाती है ना। ज्ञानेंद्रिय मतलब वे इंद्रिय जिनसे बालक ज्ञान प्राप्त करता है। अब इसमें आप देखो, एक उदाहरण मैं दूं आपको कि कई बालकों को आपने, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो पशुओं की आवाज को सुनकर पशुओं के नाम बता देते। मतलब पशु उसके सामने नहीं है, जैसे कोई भी पशु का नाम ले लें अपन, जैसे गाय रमा रही है। अब गाय हमारे सामने नहीं है ना, लेकिन कोई व्यक्ति इतनी उसकी ध्यान केंद्रण है उसका, या उसकी ज्ञानेंद्रियों का इतना विकास हो चुका है कि वो दूर गाय रमा रही है कहीं पर और उसको दिख नहीं रही है, लेकिन वो बैठे बैठे बता देगा कि कहीं गाय रमा रही है, कुत्ता भौंक रहा है, या पक्षियों की चहचहाट को सुन करके बता देगा कि फला पक्षी चहचहा रहा है। तो इसका मतलब उसकी श्रवण ज्ञानेंद्रियों का विकास और ध्यान केंद्रण की शक्ति अच्छी है, जब हम नहीं पहचान पाते उनकी आवाज। ठीक है ना। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, ये ज्ञानेंद्रियों का विकास के उदाहरण दे रहा हूं और अंतर बता रहा हूं कि बहुत ऊंचाई पर आसमान में एक पतंग उड़ रही है। ठीक है। अब आप, हो सकता है हमें से बहुत ऊंचाई का बात कह रहा हूं मैं, इतनी ऊंचाई कि वो पतंग छोटी सी दिख रही है, तो हो सकता है कि हम कह दें कि चिड़िया उड़ रही है। और लेकिन जिनकी देखने की शक्ति, आंखों, चक्षु विकास बहुत अच्छा है, वो देखकर बता देगा कि ये चिड़िया नहीं, पतंग उड़ रही है। लेकिन क्या देखने से ही बताया? देख तो मैं भी रहा हूं, देखा आप भी रहे,
मतलब देख तो वो बालक भी रहा जो चिड़िया कह रहा, देख वो भी रहा जो पतंग कह रहा उस पतंग को। तो कैसे अंतर आया? संज्ञानात्मक विकास। जिसने पतंग को चिड़िया कहा इसका मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनका ज्ञानेंद्रियों का विकास कम है, कमजोर है। ऐसे ही हम स्पर्श करना त्वचा, सुनना कान, स्वाद चखना जीभ, देखना आंख, सूंघना नाक, ये सब ज्ञानेंद्रियों के विकास से हमारा संज्ञानात्मक विकास कम या ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञानेंद्रिय हो गई। नेक्स्ट अगला है चिंतन शक्ति। अगला कौन सा है? अगला अंतर चिंतन शक्ति, है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चिंतन शक्ति क्या है। चिंतन किसे कहते? चिंतन को मैंने पढ़ा दिया। चिंतन तो कई प्रकार का होता है ना, आपको मैंने समझा दिया। अब तो अपन संक्षिप्त में समझ लें। चिंतन हमारी सोचने की शक्ति, हमारी मनन करने की शक्ति जो अमूर्त होती है ना। जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, लेकिन यदि हमारी चिंतन शक्ति का विकास सही नहीं है तो हम उस चीज को नहीं बता सकते। उसका ज्ञान हम देख तो रहे उसे, लेकिन हम बिना चिंतन के हम उसका नाम नहीं बता सकते, उसका हम आकार प्रकार मतलब उसके बारे में हम दो शब्द भी नहीं बोल सकते। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं इसका, कि जिन बालकों पे बालक आपने ऐसे देखे होंगे जो जड़ बुद्धि होते हैं, IQ लेवल उनका 25 से कम होता है, होते बहुत कम होते हैं, लेकिन है ना हजारों में एक निकलते हैं ऐसे बालक। तो देखो आप उन बालकों के सामने माँ बाप है और एक जिसकी IQ लेवल 100 से या कितना मान लो 80 से ऊपर है, पिछड़े में थका गए 80 90 जो भी कहें 100 120, उनके सामने माँ बाप बैठे। वो IQ 25 वाला माँ बाप को नहीं पहचानता, नाम नहीं ले पाता, और जब 100 वाला ले लेता है, नाम ले लेता है, पापा कह देता है, मम्मी कह देता है, नमस्ते कर लेता है, पहचान लेता है, सब कुछ कर लेता है। जब देख तो दोनों रहे हैं, माँ बाप को 25 IQ वाला भी देख रहा, माँ बाप को 100 IQ वाला देख रहा, लेकिन एक नहीं ले पा रहा नाम, एक दूसरा ले पा रहा। क्यों? क्योंकि देखा दोनों ने, लेकिन उनकी चिंतन शक्ति का विकास नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या? तो चिंतन शक्ति समझ में आ गई आपके, है ना, क्योंकि चिंतन शक्ति जितनी विकसित होगी उतना ही बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा और सीखने का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, और अगला देखते हैं हम, अगला पॉइंट स्मृति, है ना। छठवां क्या है? स्मृति शक्ति, स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे स्मृति किसे कहते हैं। थोड़ा मैं साइकोलॉजी में ले जा रहा हूं। स्मृति मतलब हमारी धारण शक्ति, हमारी अचेतन शक्ति, है ना। देखो फ्रायड आपने पढ़ा होगा, तो फ्रायड ने हमारे मन के 3 भाग बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, है ना। तीनों के अलग अलग काम है। चेतन का काम है नया सीखना। जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं, नया सीखते हैं, तो तुरंत हमारा कौन सा भाग सक्रिय हो जाता है? चेतन। लेकिन चेतन का काम तो केवल नया सीखना, चेतन का काम उस नए सीखे हुए ज्ञान को स्थायी नहीं बनाना है, स्थायी नहीं बनाता चेतन। चेतन का काम तो है कि आप जितना चाहो सीखते जाओ, लेकिन मेरे यहां से हटाते जाओ। अब उस जगह से हटाकर फिर कहां भेजे उस नए ज्ञान को? उसको हम भेज देते हैं दोस्तों चेतन से हटाकर अचेतन में। कहां भेजते हैं? अचेतन में। और अचेतन को हम कहते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल भाषा में पूर्व ज्ञान का भंडार। पूर्व ज्ञान कौन सा? जो हमने पहले प्राप्त किया चेतन के द्वारा,
उस चेतन से हटाकर उसे हम कहा ले गए अचेतन में, तो अचेतन में जाकर वो ज्ञान क्या कहलाया? पूर्व ज्ञान का भंडार। और वो अचेतन में ले जाना, चेतन के ज्ञान को अचेतन में ले जाना क्या कहलाता? धारण करना, ठीक है ना। और उसी अचेतन को हम फिर क्या कहते हैं? स्मृति, मेमोरी। ध्यान रखना, से अचेतन को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं ना। अरे उसकी तो मेमोरी पावर बहुत कमजोर है। इसका मतलब क्या है कि उसने जिस चीज के बारे में सीखा उस चीज को उसने अचेतन में धारण नहीं किया, और जिस चीज को उसने सीखा और महीने भर बाद, 6 महीने बाद, जब भी जरूरत पड़ी तुरंत उसको उसने दोबारा बता दिया, इसका मतलब उसकी स्मृति शक्ति अच्छी है। कहते हैं ना उसकी तो मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी का मतलब क्या है? बुरी का मतलब क्या है? कि उसके अचेतन में जो स्टोर करने की क्षमता है, या अचेतन में जो स्टोर उसने किया पूर्व ज्ञान, बहुत अच्छे से कर लिया। तो स्मृति शक्ति भी दोस्तों सबकी अलग अलग होती है, मतलब अचेतन क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है ना। अब ये किस पर डिपेंड करता है? वो ये चेन बन जाती है कि ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान दिया, मतलब पहली बात तो ध्यान से ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान से ज्ञान प्राप्त करके उसका अभ्यास किया, है ना। अपन कहते हैं ना अरे याद कर लेना घर जाकर, ये याद कर लेना क्या है? अभ्यास कर लेना, कि एक चीज को हम बार बार जब रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो चेतन से हटकर वो चीज कहां पहुंच जाएगी? अचेतन में पहुंच जाएगी। तो अभ्यास अच्छा है तो अचेतन में बहुत मजबूती से वो ज्ञान। हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, लेक्चरर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। छात्रों, आपका जो सिलेबस की बीएड सेकेंड ईयर में सिलेबस है, उस सिलेबस में सेकंड पेपर है जिसका नाम है अधगम का आकलन। और अधगम के आकलन में मैंने तीसरी यूनिट को आपके सामने लेकर चल रहा हूं, प्रतिदिन वीडियो के माध्यम, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और उसी ऑनलाइन क्लासेस में आज का जो टॉपिक है आपके सामने वो है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास एवं सीखने में व्यक्तिगत अंतरों का प्रभाव। समझो, इस टॉपिक का नाम समझो पहले तो, संज्ञानात्मक विकास एवं सीखने में व्यक्तिगत अंतरों का प्रभाव। 3 शब्द हैं इसमें टॉपिक में, संज्ञानात्मक विकास, दूसरा सीखना, और तीसरा व्यक्तिगत अंतर, है ना। व्यक्तिगत अंतर को पहले आप समझ लें। व्यक्तिगत अंतर का मतलब बालक, हर बालक के अंदर और बाहर कुछ न कुछ अंतर जरूर होते हैं। जैसे उसका आईक्यू लेवल हर बालक का अलग होगा, उसकी शारीरिक क्षमता अलग अलग होंगी, उनकी मानसिक क्षमता अलग अलग होंगी, है ना, उनकी अवधान शक्ति अलग होगी, रुचि अलग अलग होगी, है ना, वातावरण अलग अलग होगा। तो ये सब क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत अंतर है। भाई जैसे मेरी मानसिक क्षमता अलग है, आपकी अलग है, मेरी आईक्यू लेवल अलग है, आपका अलग है, मेरी शारीरिक क्षमता अलग है, आपकी अलग है, मुझे मिलने वाला वातावरण अलग है, आपका अलग है, मेरी रुचियां अलग है, आपकी अलग है, मेरी अवधान शक्ति मतलब ध्यान केंद्रण शक्ति अलग है, आपकी अलग है। तो ये हुए ना व्यक्तिगत अंतर। अब इन व्यक्तिगत अंतरों का हमारे संज्ञानात्मक विकास और सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अब बात व्यक्तिगत अंतर आप समझ गए। अब मैं जो बिंदु है, जो शब्द है, उसको ले रहा हूं दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास क्या है ना। संज्ञानात्मक विकास ये क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की बहुत बड़ी अवधारणा है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पर हमारे कई मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया, खासतौर से पियाजे, ब्रूनर, है ना, वाइगोट्स्की और भी हैं। तो मुख्य योगदान लेकिन किसका है? जीन पियाजे का। तो हम चलो खैर वो साइकोलॉजी की बातें हैं, हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं।
देखो दोस्तों, दो शब्द याद रखना आप, ये अलग अलग है। एक तो होता है संज्ञा और एक होता है ज्ञान, है ना। कॉग्निज और नॉलेज अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञान क्या है। हमारी मानसिक क्षमताएं जिनके द्वारा हम वातावरण में क्रिया करते हैं, हमारी वे मानसिक शक्तियां जिनके द्वारा हम वातावरण से कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो मानसिक क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। समझ गए? तो संज्ञान का संबंध किससे है दोस्तों? हमारे मस्तिष्क से, हमारी मानसिक क्षमताओं से। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वातावरण की एक वस्तु है जिसको हम नए रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब ज्ञान हमेशा वातावरणीय होता है, ज्ञान हमेशा अर्जित होता है ना, जिसे हम वातावरण से प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए मानसिक क्षमता। ये मानसिक क्षमता कहलाती है संज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों अब आप टॉपिक समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है हमसे। टॉपिक हमसे कहना चाह रहा है कि जो हमारी मानसिक क्षमताओं का विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, और हमारी सीखने की क्षमता है, उन पर हमारी व्यक्तिगत अंतर का क्या प्रभाव पड़ता है ना। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब आप समझ गए, जैसे मैं दोबारा बता दूं आपको कि हर वक्त किसी बालक की मानसिक क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम होती है ना। किसी का सीखने का उपलब्धि स्तर उच्च होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का निम्न होता है ना। किसी का संज्ञानात्मक विकास बहुत ज्यादा होता है, किसी का मध्यम गति से होता है, किसी का निम्न गति से होता है। तो ये सब जो मानसिक संज्ञानात्मक विकास, सीखने की गति, ये सब किस पर डिपेंड करती है? व्यक्तिगत क्षमताओं पर। और ये व्यक्तिगत क्षमता हर बालक में अलग अलग होती है, और इन व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। आपकी क्लास में जितने भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों की मानसिक क्षमताओं को पहचानना, आईक्यू लेवल को पहचानना, शारीरिक क्षमताओं को पहचानना, उसके व्यवहार को पढ़ना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया में ये इतना हमें पता लग जाना चाहिए कि मेरा फला छात्र फला स्तर का है, तो हम उस छात्र को ज्यादा अच्छे से सिखा पाएंगे और वो छात्र भी हमसे सीखने के लिए तत्पर रहेगा। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं हम कि कौन कौन सी व्यक्तिगत क्षमताएं जो बालक के संज्ञानात्मक विकास और सीखने को प्रभावित करते हैं, है ना। तो सब कोई सी भी ले ले, हम मैंने कई नाम बता दिए। सबसे पहले ले लेते हैं जैसे शारीरिक विकास, नंबर 1 पहला कौन सा ले लिया हमने? शारीरिक विकास, है ना। मतलब शारीरिक विकास का जो अंतर है वो हमारे संज्ञान और सीखने को प्रभावित करता है। अब शारीरिक विकास का मतलब देखो आप कि भाई सभी बालकों की शारीरिक विकास की गति अलग अलग होती है। ये जब आप साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ा होगा आपने विकास का, उसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भाषागत विकास, चारित्रिक विकास आते हैं। तो शारीरिक विकास में आपने देखा होगा कि किसी शारीरिक विकास को हम कहते हैं वृद्धि, है ना। तो वृद्धि में भी आपने देखा होगा कि किसी बालक की शारीरिक विकास की गति अच्छी होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत कम होती है। तो ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जिस बालक के शारीरिक विकास की गति उच्च होती है, उस बालक का संज्ञानात्मक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। और जिस बालक का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से होता है, उस बालक की सीखने की गति भी अच्छी होती है, या उस बालक का उपलब्धि स्तर उच्च होता है ना। इसका मतलब हुआ, वैसे भी आता है, इस शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास में धनात्मक सहसंबंध होता है। धनात्मक का मतलब कि शारीरिक विकास की गति यदि बढ़ रही है तो मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है, संज्ञानात्मक विकास की गति भी बढ़ती है। और यदि शारीरिक विकास कम गति से हो रहा है तो संज्ञानात्मक विकास भी कम होगा। ये कहलाता है, मतलब
एक विकास जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में यदि दूसरा विकास जाए तो दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक से संबंध। क्लियर हो गया? तो अब फिर दूसरा इसी में आता है कि विकलांग बालकों को हम सारे विकास में रखें। जो विकलांग बालक जिनको दिव्यांग जन कहते हैं, है ना, दिव्यांग जन मतलब विकलांग, है ना। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि विकलांग बालक क्योंकि उनका शारीरिक विकास कमजोर है, तो ये पॉइंट ये कहता है कि उनका संज्ञानात्मक विकास भी कमजोर होता है। इस संज्ञानात्मक विकास की गति भी उनकी कम होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा लेते हैं, मानसिक विकास। दूसरा क्या है? मानसिक विकास। मानसिक विकास, है ना। अब दूसरे शब्दों में तो हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास इक्वल है, समान है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा अंतर रखेंगे, क्या कि मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास क्या कहा मैंने? मानसिक क्षमताओं का योग। जितनी भी हमारी मानसिक क्षमता वो सब संज्ञानात्मक विकास में आती है। और मानसिक विकास में एक मानसिक क्षमता है ना। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमारी मानसिक क्षमता जितनी उच्च स्तर की होती है उतना ही, या हमारा मानसिक विकास जितना उच्च स्तर का होता है उतने ही उच्च स्तर का हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है ना। जैसे अब प्रतिभाशाली, हम मानसिक विकास के स्तर पर कम से कम 3 भागों में, 3 श्रेणियों में हम बालकों को बांट देते हैं। कौन कौन से? प्रतिभाशाली होता है ना, औसत और पिछड़ा, यही होता है। होते देखो टर्मन के अनुसार तो 8 है, लेकिन हमने मुख्य रूप से 3 भागों में इनको बांट रखा। प्रतिभाशाली जिसकी IQ 130 से ऊपर हो, 130 से ऊपर प्रतिभाशाली। औसत की IQ 90 से 110 हो, है ना। अब पिछड़े की IQ 80 से 90 हो। IQ लेवल पर दे दिया मैंने इसको आपको, है ना। तो अब आप देखो प्रतिभाशाली हमने इसको कहा 130 से ऊपर हो। अब जो बालक प्रतिभाशाली है उसका संज्ञानात्मक विकास भी इनसे उच्च स्तर का होगा। जो बालक औसत है उसका संज्ञानात्मक विकास इससे निम्न होगा, लेकिन पिछड़े से उच्च होगा। अब पिछड़े बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्नतम स्तर का होगा। तो क्लियर हो गया कि मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है ना, या बुद्धि लब्धि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है ना। जिस तरह का बालक है, प्रतिभाशाली है, संज्ञानात्मक विकास अच्छा, और जिसका संज्ञानात्मक विकास जिस स्तर का होगा उसका अधिगम स्तर भी उसी स्तर का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से डिस्क्रिप्शन में कि संज्ञानात्मक विकास, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक विकास के बालक का अधिगम स्तर भी उच्च स्तर का होता है। और अधिगम स्तर भी फिर हमने उसको बार बार रिपीट करते रहे तो वो ज्ञान कभी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, तरोताजा बना रहेगा। और जिस दिन दोस्तों जरूरत पड़ती है उस ज्ञान की, उस दिन हम अचेतन से निकालकर तुरंत उसे हम पुनः कहाँ ले आते हैं? चेतन में ले आते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी में ले गया, मैंने हल्का सा आपको समझाया। किसी दिन मौका मिला तो इस चेतन अचेतन को बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। तो अभी आप याद रखना कि चेतन के द्वारा हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस नए ज्ञान को हम अभ्यास के माध्यम से अचेतन में जाकर इकट्ठा कर देते हैं। और यही अचेतन हमारा क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है ना। और जिसका अचेतन मजबूत हो गया इसका मतलब उसकी स्मृति शक्ति भी मजबूत हो गई, और जिसकी स्मृति शक्ति अच्छी होगी उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, और जिसका संज्ञानात्मक विकास होगा उसका सीखने का स्तर भी बहुत उच्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगला देखते हैं 2-3 और ध्यान, है ना। 7वां कौन सा है? ध्यान। ये मैं आपको पहले वैसे बता चुका हूं। ध्यान क्या है ना। ध्यान को हम और क्या कहते हैं? कल परसों बताया मैंने आपको पिछले वीडियो में, अवधान, अटेंशन। तो क्या कह रहा है कि ध्यान केंद्रण की शक्ति भी हर बालक में अलग अलग होती है। अगर आप सोचोगे हर व्यक्ति की ध्यान केंद्रण की शक्ति एक जैसी हो जाए तो सब बालकों का सीखने का स्तर भी एक जैसा हो जाएगा। लेकिन कोई बालक ध्यान केंद्रण अच्छा कर लेता है, कोई बालक नहीं कर पाता, है ना। जिसमें ध्यान केंद्रण की शक्ति अच्छी है उस बालक का संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। अब ये लेकिन ध्यान केंद्रण भी, मैंने आपको वीडियो कल ही दिया है, लास्ट वीडियो शायद यही था आपका, कि ध्यान केंद्रण के विकास में शिक्षक का योगदान, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है शिक्षक होने के नाते हम बालकों की ध्यान केंद्रण की शक्ति को बढ़ाएं। उसके लिए हमें, जैसे मैंने बताए थे आपको, कि रुचिपूर्ण क्रियाएं करवाएं, बालक को स्वतंत्रता दें, अच्छी शिक्षण विधियों को काम लें, TLM शिक्षण सहायक सामग्री को काम लें, वगैरह वगैरह बताए थे आपको। तो बालक का ध्यान केंद्रण का विकास करना शिक्षक का काम है, जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हर बालक की ध्यान केंद्रण की शक्ति अलग अलग होती है। किसी की अच्छी होती है, किसी की मध्यम होती है, किसी की कम होती है। तो जैसी उसकी ध्यान केंद्रण शक्ति होगी ऐसा ही वो ध्यान दे पाएगा और ऐसा ही वो सीख पाएगा और ऐसा ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, समन्वय क्षमता। अगला कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट समन्वय क्षमता। समन्वय क्षमता, है ना। अब ये समन्वय क्षमता क्या है? दो घटनाओं को, दो वस्तुओं को, दो विशेषणों को एक दूसरे से जोड़कर आगे बढ़ना, एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ करके आगे बढ़ाना, या दूसरी घटना के तथ्यों को पहली घटना से जोड़ करके आगे बढ़ना, वो कहलाता है समन्वय, है ना। हम दूसरी भाषा में इसको कोरिलेशन भी कहते हैं, सहसंबंध भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, शिक्षक का उदाहरण दे दूं कि कई शिक्षक जिनमें समन्वय शक्ति, सहसंबंध करने की शक्ति अच्छी होती है और होनी चाहिए, तो वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड रूप से क्लास में पढ़ा जाते हैं। जैसे मैं इतिहास पढ़ा, अब इतिहास पढ़ाते समय यदि मैं नक्शे को काम ले रहा हूं तो बालकों को अच्छा समझ में आएगा, है ना। और नक्शा तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी का मैटर है। तो मैंने ज्योग्राफी का सहसंबंध, समन्वय किससे कर दिया? हिस्ट्री से कर दिया। समझ में अच्छा आएगा बालक को। तो कुल मिलाकर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक विषय का दूसरे विषय से, एक घटना का दूसरी घटना से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से समन्वय स्थापित करने की शक्ति जिस बालक में ज्यादा होती है वह बालक, उस बालक का संज्ञानात्मक विकास भी ज्यादा होता है। ठीक है। और आगे देखते हैं। और लास्ट पॉइंट दोस्तों इसका है तर्क। तर्क, है ना। तर्क संबंधी भी अंतर सभी बालकों में होता है ना। किसी बालक में तर्क क्षमता ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब तर्क भी किस पर डिपेंड करेगा? उसकी चिंतन पर, उसके मानसिक विकास पर, उसकी मानसिक क्षमताओं पर, क्योंकि तर्क भी एक मानसिक क्षमता है। तो ये तर्क संबंधी अंतर भी बालक के संज्ञानात्मक विकास को और सीखने के स्तर को प्रभावित करता है ना। जिस समझ गए आप? चलो ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।